Hello everyone, how are you all? Welcome to Idea Infusion by Triumph Academy। आज हम आपका देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपकी इकोनॉमिक बुक्स यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का, जो कि है क्लास 12 की। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट होता क्या है। सबसे पहले द इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इन्वायरमेंट के अंदर हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक तो बायोटिक होती हैं और दूसरी एबायोटिक। बायोटिक चीज़ें क्या क्या हो गई? जितनी भी सारी जिंदा चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सांस लेती हैं, जैसे कि क्या नाम है, इंसान, जानवर और क्या नाम है, पक्षी। आपकी ये सब चीज़ें क्या हो गई आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एबायोटिक कौन सा होगा? आपके नॉन लिविंग एलिमेंट, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गई, सॉइल हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर आपकी ये दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारे बायोटिक कंपोनेंट भी और एबायोटिक कंपोनेंट भी। ठीक है ना, ये सब होते हैं और सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये पूरी सारी चीज़ हमारी क्या कहलाई जाती है? एनवायरनमेंट कहलाई जाती है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग एंड कंडीशंस इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी ऑर्गेनिज्म किस टाइप की सराउंडिंग में है, किस टाइप की कंडीशन में है, वहाँ की आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, उन सबको मिला दो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाई जाएगी? एनवायरनमेंट कहलाई जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखते हैं। तीन टाइप के आपके एनवायरनमेंट होते हैं, नेचुरल, मैन मेड एंड सोशल। नेचुरल क्या होगा? जो आपके नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो कि गॉड ने बनाया, खुदा ने बनाया। सबसे पहले की आ गई एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा एंड फौना। ये सब चीज़ें नेचुरल है, नेचर में खुद एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा हो गया मैन मेड, जो कि इंसान ने खुद बनाया, जैसे रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई। ये बनी बनाई नहीं है, ये इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाई हैं। तो ये सारी चीज़ आपकी किसके अंदर इंक्लूड होंगी? मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर। तीसरा होगा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर हमारा क्या क्या चीज़ आएंगी? जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं और कस्टम वगैरह होते हैं, ये सब लोग मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? सोशल एनवायरनमेंट। नेचुरल, मैन मेड एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये आपके हो गए तीन टाइप के एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको आई होप तीनों समझ में आ गए होंगे। अब रिसोर्सेज देखते हैं कि किस टाइप के होते हैं। एक होते हैं रीन्यूएबल और दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज दैट कैन रीजनरेट एंड आर इनएग्जॉस्टिबल। रिसोर्सेज जो कि रीजनरेट यानी दोबारा बनाए जा सकें और इनएग्जॉस्टिबल हो, यानी कि दो चीज़ें याद करनी है आपको, एक जो रीजनरेट किया जा सके और दूसरा इनएग्जॉस्टिबल हो। ठीक ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, फॉरेस्ट हो गई, विंड हो गया, ये सारे हमारे क्या क्या हैं? रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इनको दोबारा जनरेट किया जा सकता है इजीली। ठीक है, और ये इनएग्जॉस्टिबल भी होते हैं। ठीक है, और अब उसके बाद है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि फाइनाइट है, यानी कि हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है ये चीज़ें, और ये एग्जॉस्ट हो सकती हैं, यानी कि ये ख़त्म हो सकती हैं। पहला आ गया इसके अंदर फॉसिल फ्यूल, मिनरल। ये क्या क्या है हमारे पास? लिमिटेड अमाउंट में तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड फॉसिल फ्यूल है, अनलिमिटेड मिनरल है और ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें जिनको रीजनरेट करना मुश्किल है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, वो आपकी सारी चीज़ें कहलाई जाएंगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट देखते हैं कि एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। एक तो होगा सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। हमें जितने भी रिसोर्सेज ए टू जेड, जितनी भी आप चीज़ें देख लें, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। जितना भी रॉ मटेरियल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, कुछ भी चीज़ जो इंसान के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए, सारी ज़रूरी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? हमारे एनवायरनमेंट से मिलेंगी, चाहे मिनरल हो, टिम्बर हो, वाटर हो। बेसिक मैं बोल रहा हूँ आपको, सारी ए टू जेड चीज़ें आपको आपके एनवायरनमेंट से ही मिलेंगी। कोई आपके पास सेकंड ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ से आपको मिलती हों चीज़ें। ठीक है, तो ये होगा आपका सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, आपका मेन एनवायरनमेंट का सबसे पहला फंक्शन है। दूसरा है असिमिलेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि जो हमारा वेस्ट होता है जितना भी, वो सारा कहाँ पर जाकर एब्जॉर्ब होता है? एनवायरनमेंट के अंदर सारा जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है या फिर रिसाइकल हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि CO2 का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं प्लांट, हम क्या निकालते हैं? हमारी बॉडी से CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर मान लो हमारे आसपास पेड़ ही ना हो और वो
कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव ही ना करें तो क्या इंसान का जीना इस अर्थ पर पॉसिबल हो पाएगा? नहीं ना। तो ये वेस्ट को असिमिलेट भी करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और रिसाइकल करते हैं। तो पहला आपका था सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज द असिमिलेशन ऑफ वेस्ट। तीसरा होगा सस्टेन लाइफ, ऑफर एसेंशियल एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड, इनेबलिंग सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की वो सारी उसको एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिले लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, वाटर के बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, फूड के बगैर भी भाई वो लाइफ पॉसिबल नहीं है आपकी, ठीक है ना। तो लाइफ जो इंसान की सस्टेन की जाती है वो एनवायरनमेंट के थ्रू ही की जाती है। और फोर्थ है आपका एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट लाइक लैंडस्केप, पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे आपको इन्वायरमेंट में दिख जाएंगे, बहुत एस्थेटिक चीज़ें आपको दिख जाएंगी, जैसे बहुत ज़्यादा लैंडस्केप्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आपको आपके एनवायरनमेंट के अंदर दिख जाएंगी। तो आपके 4 चीज़ें हो गई फंक्शंस के अंदर की। पहले तो रिसोर्सेज सप्लाई हो रहे हैं A to Z, सारे जितने भी मिनरल, टिम्बर, वाटर, सारी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट से मिल रही हैं। दूसरा आपका वेस्ट क्या हो रहा है, एसिमुलेट हो रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रहा है सारा एनवायरनमेंट के अंदर। तीसरा होगा लाइफ आपको एनवायरनमेंट के थ्रू ही मिल रही है क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें मिल रही हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। चौथा होगा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा कर रहा है आपका एनवायरनमेंट। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। द डिटोरिएशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन एंड पोल्यूशन रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू सस्टेन लाइफ। कि एनवायरनमेंट के अंदर उन सारे रिसोर्सेज का, सारी चीज़ों का, नेचुरल एनवायरनमेंट का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी टू सस्टेन लाइफ क्या हो गई है, कम हो गई है। इसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। के एनवायरनमेंट क्या हो रहा है हमारा, डिग्रेड हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। अब इसकी कॉजेस क्या क्या हैं कि किस वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर और अर्बन लैंड। यानी कि खेत काट, वो जंगल काट काट के या तो वहाँ खेत बनाए जा रहे हैं या फिर घर बनाए जा रहे हैं, मशीन इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ आज के टाइम में करोड़ों में पहुंच गई हैं और क्या नाम है, उससे जितना भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उससे जितना भी वेस्ट निकलता है वो एनवायरनमेंट को बहुत 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 ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। तीसरा होगा आपका अर्बनाइजेशन, इंक्रीज वेस्ट जनरेशन एंड रिसोर्सेज कंजम्पशन। की अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है, लोग शहरों की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, सिटी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्ट बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो रहा है और इसी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हर इंसान रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहा है, जितना भी उसको मिनरल मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, फॉरेस्ट मिले हुए हैं, उसको उसकी चीज़ की कदर नहीं है, उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेटिव वो यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो ये 4 रीज़न थे, पेड़ों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज़ का बढ़ते जाना, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, और तीसरा चौथा होगा आपका कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होना। तो यही तो 4 रीज़न आपके एनवायरनमेंट के डिग्रेड होने के। अब इसकी वजह से अब इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया, तो अब इसका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहले तो क्लाइमेट बदल जाएगा कि अर्थ का जो है राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से टेम्परेचर अर्थ का हर साल बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कोई से भी मौसम में कुछ भी हो जाता है, सर्दी के मौसम में गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में सर्दी होती है, कभी बरसात हो जाती है, जब होनी होती है तो नहीं होती। तो क्लाइमेट चेंज इज़ द बिग प्रॉब्लम नाउअडेज। और दूसरा होगा आपका हेल्थ हज़ार्ड, यानी कि जब आपके पास क्लीन एयर नहीं होगी, ठीक है, और पानी साफ़ नहीं होगा तो क्या होगी, आपको बीमारियां होंगी, ज़ाहिर सी बात है, आपको सांस की दिक्कत हो जाएगी, आपको पानी से जितनी भी बीमारियां फैलती हैं वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दूसरा होगा आपका हेल्थ हज़ार्ड। तीसरा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, की बहुत सारी ऐसे जानवर हैं जो आज के टाइम में ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी कि एंड होने की कगार पर हैं, जिनके बस एक एक दो दो बचे हैं, जैसे कि वन हॉर्न डाइनो वगैरह, बहुत सारे और भी हैं
आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी ऐसी हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो आज के टाइम में हमारी ख़त्म होती जा रही हैं। और चौथा है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो कम होती जा रही है, यानी कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था एग्रीकल्चर से और जितने फ़ायदेमंद चीज़ निकलनी चाहिए थी हमारे ज़मीन के अंदर से, फर्टाइल लैंड के अंदर से, वो चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही हैं। और हेल्थ केयर की यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह की आज के टाइम में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये तो आपके 4 कॉन्सिक्वेंसेस हो गया कि अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है तो ये 4 चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं कि एक क्लाइमेट चेंज हो जाता है, दूसरा हेल्थ हज़ार्ड यानी बीमारियाँ आती, चौथा होगा कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जाएगी और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होते हैं इसके बहुत सारे। अब देखते हैं उसके बाद कि पोल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स और उसके इफ़ेक्ट। सबसे पहला आता है एयर पोल्यूशन यानी कि हवा का पोल्यूशन। ये कैसे कैसे होता है आपको पता है कि क्या नाम है, गाड़ियों के धुएँ से, इंडस्ट्रीज़ के धुएँ से, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से क्या होगा, आपका एयर पोल्यूशन होगा। और जब एयर पोल्यूशन होगा तो इसके कॉजेज़ क्या होंगे, वो कॉजेज़ कह रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगी, जब ज़्यादा बढ़ सकता है तो एसिड रेन भी हो सकती है। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के ये सोर्सेज थे एंड दीज आर द इफेक्ट्स गिवन। और दूसरा होगा आपका वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी का पोल्यूशन। ये कैसे कैसे आता है, जितना भी इंडस्ट्रीज से ख़राब पानी निकलता है वो नदियों में बहा दिया जाता है, सीवेज का पानी सारा नदियों में जाता है, एग्रीकल्चर की सारी जितना भी गंदा वाला पार्ट होता है वो सारा नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता जा रहा है आज के टाइम में। इसकी वजह से क्या होगी, जितनी भी पानी से फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं आपको वो हो सकती हैं। ठीक है, और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो सब पानी के अंदर जो जितनी भी लाइफ हैं, मछलियाँ हैं और सब चीज़ें हैं, टॉर्टवाइज वगैरह, उनकी लाइफ क्या आ गई इसकी वजह से डेंजर में आ गई। जैसे हमारे पास साफ हवा नहीं है, ऐसे उनके लिए उनका एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, पानी ही पानी है, तो उनकी लाइफ भी ख़राब होगी। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन होगा आपका थर्ड। जैसे कि अगर कोई फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़मीन के अंदर, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंका जाता है ज़मीन पर, तो वहाँ की वो मिट्टी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है ना। और जब ऐसा होगा कि आना में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाएगा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा, तो सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगी, यानी कि अपनी उपजाऊता कम कर देगी। वो जितना उगाती थी उस लेवल से कम उगाएगी और ऐसे कम कम करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उपजाऊ ही नहीं रहेगी, ज़मीन फर्टाइल ही नहीं रहेगी, उस पर कुछ और चीज़ उग ही नहीं सकती। ठीक है, और बायोक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स भी हो जाएगा। चौथा हो गया नॉइस पोल्यूशन यानी कि ट्रैफिक के अंदर हॉर्न बजाते रहना, इंडस्ट्री के अंदर मशीनें चलती हैं उससे इतनी तेज़ आवाज़ आती है, कंस्ट्रक्शन होती है कहीं उसकी वजह से इतनी तेज़ आवाज़ आती है, तो जिसकी वजह से क्या फैलता है, आपका नॉइस पोल्यूशन फैलता है। इसके वजह से क्या होता है, लोगों को स्ट्रेस हो जाएगा और सुनने में दिक्कत हो जाएगी, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ये थे आपके 4 टाइप के पोल्यूशन, उनके सोर्सेज और उनके इफेक्ट की क्या क्या है। पहला था एयर, दूसरा वाटर, तीसरा था आपका सॉइल, फोर्थ था आपका नॉइस पोल्यूशन। ये इतना ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, मैं आपके डाउट पर्सनली भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या हैं, कि क्या क्या इश्यूज़ ग्लोबली जनरेट हो रहे हैं एनवायरनमेंट के। सबसे पहले तो आ गया ग्लोबल वार्मिंग, कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था वो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह, इन टाइप की गैसेस के बढ़ने की वजह से क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इससे क्या दिक्कत होगी कि ग्लेशियर पिघलेंगे और सी लेवल बढ़ जाएगा और वेदर पैटर्न चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, यानी कि होती ही हैं। और दूसरा होगा आपका ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, आपकी ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि आज के टाइम में बैन हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर कम होती जा रही है। जब ओजोन लेयर हटेगी तो आपको पता है कि यूवी रेडिएशन डायरेक्ट सन से कहाँ आने लगेंगी, अर्थ पर आएंगी, और जब वो इंसान पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो इंसानों को क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी ख़राब हो जाएगी।
तीसरा आ गया आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि हमने ऊपर देख लिया कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज इसके मेन कॉजेज हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। और इसकी इंपॉर्टेंस क्योंकि क्या है कि बायोडाइवर्सिटी एंश्योर इकोसिस्टम बैलेंस एंड रिसोर्स लाइक मेडिसिन एंड फूड। अगर बायोडाइवर्सिटी होगी तो हमारे इकोसिस्टम जो होगा वो बैलेंस में रहेगा, हमें मेडिसिन मिलेंगी, हमें फूड्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी की एग्जिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 चीज़ें जो कि हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। पहला था आपका ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, ओजोन लेयर का हटना यानी कि ओजोन डिप्लीशन। तीसरा हो गया आपका कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई करंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी सीधा सीधा कि इंसान का अपनी ज़रूरतें पूरी करना विदाउट कि फ्यूचर जनरेशन को उससे कुछ दिक्कत ना हो। ये क्या होता है, इस तरीके से डेवलपमेंट करने क्या कहलाया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी इंसान अभी सोच रहा है मैं सारी चीज़ों का यूज़ कर लूँ, जब वो इंसान खुद ही सारी चीज़ों का यूज़ कर लेगा तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें बाकी नहीं रहेंगी जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके। अगर इंसान पेट्रोल का भी सारा यूज़ कर लेगा तो आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल नहीं बचेगा, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि क्या नाम है, अपनी ज़रूरतें पूरी हों और आगे वाली फ्यूचर जनरेशन की भी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए, इस टाइप का डेवलपमेंट आपका कहलाया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब की प्रिंसिपल क्या क्या हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला होगा आपका इंटर जनरेशनल इक्विटी, यानी कि इंश्योरिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन की फ्यूचर जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज छोड़ें ताकि वो इस चीज़ का यूज़ कर सकें। दूसरा होगा इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, यानी कि इक्विटेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन विद द करंट पॉपुलेशन, यानी कि जो आज की करंट पॉपुलेशन है उनके अंदर सबके अंदर रिसोर्सेज को बराबर बराबर बांटा जाए, किसी को किसी से ज़्यादा और किसी को किसी से कम नहीं समझा जाए। और तीसरा है आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल हार्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक सर्टेनिटी, कि एनवायरमेंटल को कोई भी ज़्यादा हार्म ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। और चौथा है आपका पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, मेकिंग पोल्यूटर बियर कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग पोल्यूशन, कि जितना भी पोल्यूशन हो रहा है और जिनकी वजह से हो रहा है दे शुड पे फॉर इट, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 4 प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब उसके बाद है आपका स्ट्रेटजीज की किस किस तरीके से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। पहला तो होगा कन्वेशनल नॉन कन्वेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। इससे क्या होगा, हम फॉसिल फ्यूल्स पर कम ध्यान देंगे और इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कम फैलेगा। इससे क्या होगा, एमिशन कम होगा, रिन्यूएबल चीज़ों का यूज़ होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा होगा। और दूसरा है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसी साइंटिफिक चीज़ें यूज़ करना जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जो बिजली बचाएं, जैसे कि एलईडी लाइट का यूज़ करना, एनर्जी ऑडिट का यूज़ करना और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैलाना इस चीज़ के बारे में। तीसरा होगा आपका वाटर मैनेजमेंट, यानी कि एफिशिएंट इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी करना, जैसे ड्रिप सिस्टम होगा आपका, स्प्रिंकलर सिस्टम होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अच्छा करना। इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे कि वेस्टेज जो है कम हो जाएगी पानी की और ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा हमारा। और चौथा है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, मैन्योर का यूज़ करना, पेस्ट कंट्रोल का, नेचुरल जो पेस्ट कंट्रोल होते हैं उनका यूज़ करना, आर्टिफिशियल चीज़ों का, केमिकल चीज़ों का यूज़ ना करना, ठीक है। ये किसके अंदर इंक्लूड होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी तो इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे कि सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी, केमिकल रेजिड्यूज जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और पांचवा है आपका पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, यानी कि इंस्टॉलेशन ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इन इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसे प्लांट लगाना इंडस्ट्री के अंदर जिसके अंदर से कम पोल्यूशन फैले, यानी कि ना के बराबर ही वो फैले, ठीक है। छठा है आपका वेस्ट मैनेजमेंट 3R अप्रोच, जो कि आपको पता ही है, आप पढ़ते हुए आना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। कंपोजिटिंग, रिसाइकलिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। सेवंथ है फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का काटना, फॉरेस्टेशन पेड़ों का लगाना कि लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा पौधे वगैरह लगाना ताकि हमारी इन्वायरमेंटल लाइफ अच्छी हो। तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका अफॉरेस्टेशन कहलाया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको लगाने के लिए,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहला हो गया स्वच्छ भारत अभियान, जो कि 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था सफाई और सुथराई का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? ओपन डिफिकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। दूसरा है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। ठीक है ना, ये किस पर फोकस करता था? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड एफिशिएंसी एंड सोलर एनर्जी, इन पर इसने फोकस करा। और इसका मिशन क्या था? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, ये सब चीज़ें इसके मिशन थे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1960 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर पूरा फ्रेमवर्क दिया गया था कि किस तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखना है और उसका इम्प्रूवमेंट करना है, उसको अच्छा करना है। ठीक है, इसके अंदर किन किन चीज़ों का साथ खासकर ध्यान रखा गया था कि पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करना, और जो लोग उसको वायलेट करते हैं उसको, यानी कि उन लोगों पर क्या पेनल्टीज हमें लगानी है। ठीक है, और एयर एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट भी निकाले गए थे 1981 एंड 1974 के अंदर। ठीक है, 1981 के अंदर एयर पोल्यूशन एक्ट निकाला गया था, वाटर पोल्यूशन एक्ट निकाला गया था आपका 1974 के अंदर। CMPA यानी कि कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। इसका काम क्या था? पैसा कलेक्ट करना और बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर पेड़ों का लगाना। तो यही था बस आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर, जो कि होगा आपका चैप्टर 8 कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।